हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे थे एनटीए का नवंबर यानी जून 2020 का पेपर जो कि नवंबर में हुआ था। उसमें से हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम सॉल्व करेंगे 26 से। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सह संबंधित है। इसमें से कौन सा वो फैक्टर है जो कि आधुनिकीकरण में नहीं पाया जाता है, या फिर अगर वो पाया जाएगा तो आधुनिकीकरण नहीं आएगा। तो देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा ये तो बिल्कुल होगा। व्यक्तिवादिता बढ़ती ही बढ़ती है। वैश्वीकरण बढ़ता ही बढ़ता है, होता ही होता है। फिर कौन सी चीज़ है जो नहीं होती है? धार्मिकता नहीं होती है। जब भी हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जाते हैं तो जो हमारा धार्मिक विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगते हैं, तो धार्मिकता का थोड़ा थोड़ा ह्रास होने लगता है। तो ये चीज़ नहीं होगी। फोर्थ राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशिष्टताएं हैं। इसमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो कि पूर्व पूंजीवादी समाज में पाई जाती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं जो कि पूर्व पूंजीवादी समाज के जो उत्पादन प्रणाली थी उसमें पाई जाती थी। तो एक तो मुक्तहीन श्रम था, बिल्कुल ये चीज़ पाई जाती थी। मास प्रोडक्शन नहीं पाया जाता था। फिर आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एकीकृत थी। समेकन मतलब एकीकृत थी, तो ये चीज़ भी पाई जाती थी। जो सामंत थे या जो जमींदार थे तो वो उन लोग को पॉलिटिकल पावर भी था, और उन लोग को क्या था, उनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो उनके पास आर्थिक शक्ति भी थी। फिर यंत्रीकरण था? नहीं था। ये यंत्रीकरण तो पूंजीवाद में आया ना, मशीनीकरण। यंत्रीकरण मतलब मशीनीकरण। तो मशीनों का बढ़ता प्रयोग कब आया? जब पूंजीवाद आया। तो पूर्व पूंजीवाद समाज में नहीं था। जीवन निर्वाह बिल्कुल था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए, सी और ई। अब देखते हैं ये किस में राइट होगा। तो ए, सी, ई, फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है इसमें राइट दिख रहा है, और यही राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप में तब देखा गया जब, मतलब कि ऐसा कब हुआ कि हमने सेक्स रेशियो के बारे में सोचना शुरू किया कि जो सेक्स रेशियो है वो उसमें असमानता है, और क्यों है, हमने ये चीज़ खोजने की कोशिश करी। तो ऐसा कब हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। साक्षरता दर को पुनः परिभाषित किया गया, आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया, विधवाओं के लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए, जब हमने साक्षरता दर को पुनः परिभाषित, मतलब हमने ये देखने की कोशिश करी कि जो मेल फीमेल साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट है, उसके बारे में जब हमने देखा कि इतना अंतर क्यों है और ये सब पिछड़ क्यों रहे हैं। फिर दूसरा रीज़न था कि आयु के अनुसार लिंगानुपात का जब हमने विश्लेषण किया तब जा करके हमें पता चला। तो हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में अचानक से हमें समझ आया कि हाँ, ये पिछड़ रहे हैं हम, या फिर जो अंतर है ये चीज़ देखने को मिली। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एक तो ए, दूसरा बी। तो ए और बी दोनों ये किस में आ रहे हैं? आपके पहले वाले में आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट है ये वाला राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित है? वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य में किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके यथार्थवाद पक्षधर, यथार्थवाद विरोधी, पूर्व यथार्थवाद, या फिर संपूर्ण यथार्थवाद। तो जो भाष्य विज्ञान परियोजना है ये क्या थी? यथार्थवाद विरोधी। ठीक है, यथार्थवादी विरोधी थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टरेट शोध प्रबंध का शीर्षक है, जो अंबेडकर साहब थे तो इन्होंने जो पीएचडी करी थी ये किस शीर्षक से करी थी? इनका पीएचडी का जो टॉपिक है वो पूछ रहा है। इसमें पीएचडी का टॉपिक क्या था? तो जो डॉक्टर अंबेडकर साहब थे तो इन्होंने अपनी पीएचडी करी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी से। तो ऊपर के तीन जो ऑप्शन हैं वो गलत है। ये वाला द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित को मानव संचार के विकास के अनुक्रम में लगाएं। इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन कम्युनिकेशन के विकास के क्रम को दिखाता है, मतलब ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसमें किस तरीके से डेवलप हुआ, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। ठीक, इससे इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो कौन सा युग पहले आया कौन सा युग बाद में आया, इस तरीके से हमको सीक्वेंस में लगाते हुए फिर हमको राइट ऑप्शन चुनना है। तो नीचे विकल्प दिए हुए हैं और ऊपर से आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि मनुष्य ने जब प्रारंभ में उसने कुछ भी सीखा तो उसने संकेतों के माध्यम से चीज़ों को व्यक्त किया। तो पहला जो युग आया वो था संकेत युग। ठीक, तो पहला कौन सा युग आया, संकेत, यानी सबसे पहले हमारा आ जाएगा ई। फिर मनुष्य ने बोलना शुरू किया, थोड़ा सा वो बात करके, फिर उसने कम्युनिकेशन कैसे करी, बात करके। पहले कैसे होता था, इशारों में। तो उसके बाद फिर उसने बोलना सीखा तो वाक युग आया, तो ई। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा बी। तो जब बोलना सीखा कुछ टाइम बाद उसके अंदर जब थोड़ा सा और सोचने समझने की क्षमता बढ़ी तो उसने लिखना सीखा, तब फिर क्या आया, लेखन युग आया। लेखन युग के बाद फिर उसने थोड़ा सा और ज़्यादा विकास किया और फिर इलेक्ट्रॉनिक युग आया। उसने इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन है वो विकसित कर लिए, और जब इलेक्ट्रॉनिक संसाधन विकसित हो गए तब आया सूचना युग, सूचना क्रांति। ठीक, तो लास्ट में आता है ए, EBCDA। अब ये किस में है, EBCDA, थर्ड ऑप्शन, ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सांकेतिक नृजाति विज्ञान के प्रमुख विद्वान, किसे सांकेतिक नृजाति विज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है। कौन से हैं जिन्होंने एक तो सिंबल्स की बात करी है प्लस वो नृजाति विज्ञान से भी संबंधित हैं। तो सिंबल्स की बात करी और नृजाति विज्ञान से संबंधित रहे हैं, तो इसमें से कौन से हैं। तो अगर आता आपका प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद तब तो मीड हो जाते, लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रतीकात्मक नृजाति विज्ञान। ठीक है, तो प्रतीकात्मक नृजाति विज्ञान वाले क्लिफोर्ड गिट्ज हैं, तो ये वाला इनका जो पहला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। सूर्य किससे संबंधित है, सूर्य है प्रघटना शास्त्र से और ये सांकेतिक अंतःक्रियावाद से। ठीक है, तो सांकेतिक नृजाति विज्ञान से कौन संबंधित है, क्लिफोर्ड गिट्ज। पहला जो ऑप्शन है यही राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आंकड़े विश्लेषण को संबंधित हैं। कौन से तत्व हैं इसमें से जो कि आंकड़े विश्लेषण को दर्शाते हैं, डेटा एनालिसिस। ठीक, डेटा एनालिसिस करते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको आपको बताना है। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं डेटा एनालिसिस में। ऑप्शन है आंकड़े संग्रहण, कोडिंग, संपादन, वर्गीकरण, प्रेक्षण या फिर अवलोकन। तो जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कोडिंग करते हैं, संपादन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, ये तीन कौन कौन से, कोडिंग करते हैं, संपादन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इसमें जो आंकड़ा संग्रहण है और अवलोकन है ये सब हम विश्लेषण के समय में नहीं करते हैं, ये तो आंकड़ा संग्रहण करने के समय में करते हैं। अभी क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, विश्लेषण करते टाइम क्या क्या करते हैं। तो आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो। जब 2 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बहुत बारीकी से आपको एक वर्ड मिल जाएगा। सीधा सा पूछ रहा है आंकड़ा विश्लेषण के समय में हम कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, तो कोडिंग, संपादन और उसके बाद वर्गीकरण, BCD। कौन सा इसमें से है जिसमें BCD है, फोर्थ में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली कोहेन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के लेखक या फिर सह लेखक हैं, लेखक या किसी के साथ में मिलकर के इन्होंने लिखा है।
तो अगर आपने कोहेन की पुस्तकें पढ़ी होंगी तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि हर बारी एनटीए कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस देता ही देता है। तो उनके पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। तो उनके पीछे भाग के आप अपना मेन जो सिलेबस है उस पर फोकस मत खोइए। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप ऐसे में एनालिसिस पावर यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन पावर यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप गेस वर्क भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कोहेन की कौन कौन सी पुस्तकें हैं इसमें से जो कि राइट हैं? तो एक तो इनकी है विजन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, दूसरी है द अर्बन क्वेश्चन, एंड तीसरी है द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़। ठीक है, ये वाली राइट है, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस थिंकर हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन गलत होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप सोचिए कि फिर आप अपना सिलेक्शन का जो चांस है वो खो रहे हैं। तो इसमें से CDA यानी कि 4th राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया? कौन सा राज्य था जहां पर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया गया? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? बिहार में। ये आप बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन से थोड़ा सा घुमाऊ है। डायरेक्ट क्वेश्चन वाले पहले कर लेने हैं, फिर उसके बाद जो थोड़ा सा घुमाऊ है, जो मैंने कहा था कि 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जिसने इस टेक्निक का इस बार यूज किया होगा उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेरण यानी कि इंडक्शन के तत्व कौन से हैं? आपके ऑप्शन है सामान्य कथन, 2 या अधिक चरों के बीच नियमित सहचर्य का सुझाव देना, निष्कर्ष प्रारंभिक बिंदु है, अनुभूति परक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न, या फिर सुदृढ़ निष्कर्ष। देखिए, एक सजेशन दूं मैं आपको कि जब भी आप रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे कोशिश करिए कि आप एक बार उसका इंग्लिश वर्जन भी देख लें, क्योंकि कई बार जो रिसर्च की टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ा सा टफ होती है समझने में। चलिए फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें इंडक्शन के जो तत्व हैं उनमें क्या क्या, उनमें कौन कौन से आएंगे? तो एक तो आएगा आपका 2 या अधिक चरों के बीच नियमित सहचर्य का सुझाव देना, और दूसरा आपका आएगा अनुभूतिपूर्ण प्रेरणों की श्रृंखला से उत्पन्न, और तीसरा जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ये B और D, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है? कौन से हैं जिन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। कौन कौन से हैं जिन्होंने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? तो तुलनात्मक विधि का प्रयोग करने वालों में एक तो आपके आते हैं दुर्खीम, दूसरे आपके आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, और तीसरे आपके आते हैं मैक्स वेबर। ठीक है, इन तीनों ने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, यानी कि ACD। थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा है ACD, ये राइट है। अगला क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2017 में स्वच्छता सूचकांक के आधार पर दी गई स्वच्छता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित नगरों को लगाइए। आपको इसमें से बस ये ढूंढना था कि सबसे पहला नगर कौन सा होगा जिसको स्वच्छता की श्रेणी में रखा गया है, बाकी तो आपके सीक्वेंस अपने आप से आ जाते। तो इसमें से जो आपका पहला जो शहर आएगा वो है आपका इंदौर, यानी कि पहले आएगा C, उसके बाद इंदौर के बाद फिर आपका आता है भोपाल, और भोपाल के बाद आपका आएगा विशाखापत्तनम, और फिर आएगा सूरत। सीक्वेंस देख लीजिए CBDA, सेकेंड ऑप्शन इसका जो है ये राइट हो जाएगा। पहला आपने देख लिया, अगर आपको पहला ढूंढने मिल गया तो बाकी सीक्वेंस आप आसानी से लगा सकते हो। तो इसमें आप ऐसे टाइम मैनेज कर सकते हो सीक्वेंस जो लगाने वाले क्वेश्चन हैं उनमें। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है वर्क्स को, और इधर जो थिंकर हैं ये भी काफ़ी हट के एक तरीके का क्वेश्चन कह सकते हैं, मेन सिलेबस से हट के दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा राइट सीक्वेंस मिलेगा। अब इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, कौन सा राइट है? B इसका सेकेंड वाला ऑप्शन
राइट है। इस तरीके के आउट ऑफ सिलेबस हर बारी आते हैं, तो उन पे ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली फोकस करना है जहाँ से मेजर जो पार्ट है सिलेबस का उस पर फोकस करना है, और जहाँ से कम 80% सिलेबस आपका कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन पर योगदान दिया है? एजुकेशन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो एक तो आपको बोर्दियो है, ये आपको मिल गए, ठीक है, और दूसरे आपके बेंस्टेन। तो देखिए इसको सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि बोर्दियो आपको पता था कि कल्चरल रिप्रोडक्शन के हैं, और आपको ई ऑप्शन में ढूंढना था। कूट में दिया हुआ है ई ढूंढेंगे तो सिर्फ पहला वाला ही ऑप्शन है जिसमें ई दिया हुआ है, साथ में ए दिया हुआ है। सीधे से आंख मूंद के आपको यही लगा देना है, ए और ई, ठीक है, बोर्दियो और बेंस्टेन। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? मतलब सर्वाधिक जिसमें कह सकते हो ग्रामीण जनसंख्या जिसमें ज़्यादा पाई जाती है, तो वो कौन सा शहर है? तो ये पिछली बारी भी पूछा गया था, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश है इसका राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूदान आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्नलिखित में से किस घटना से प्रेरणा मिली थी? कौन सी घटना थी जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो नालगोंडा घटना जो थी, यहाँ से प्रेरित होकर के इन्होंने भारत में भूदान आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 3 1 और इसका जो सीक्वेंस आ रहा है 2, फिर थर्ड से मिलाएंगे, फिर 1 और फिर फोर्थ। तो 2 3 1 4 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि आगम्य गम निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? आगम्य गम निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है, ये किसने कहा था? कौन से थिंकर हैं? तो इसमें पूछ क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। आगम्य गम निषेध मतलब जो निकट संबंधी होते हैं उनके साथ विवाह संबंध स्थापित करने का जो निषेध है, इसको किसने कहा कि समाज में नातेदारी का ये आधार होता है? तो एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें इंगित कर रहा है कि नातेदारी के बारे में बात हो रही है, और दूसरे विनिमय जो नातेदारी का आधार होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो जैसे ही हमें ये 2 वर्ड हमारे दिमाग में आए, हम सीधे से जाएंगे लेवी स्ट्रॉस पे और राइट आंसर टिक कर देंगे। राइट है लेवी स्ट्रॉस। अगला है, मध्यकालीन यूरोप के सामंती जागीरों की निम्नलिखित में से कौन सी 3 विशेषताएं थी? जो मध्यकालीन यूरोप थे वहां पर जो जागीरें थी जो सामंतों की, तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती थी उस टाइम के समाजों में? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं। हैसियत थी, हैसियत मतलब समाज में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त थी, बिल्कुल प्राप्त थी, सामंतों को बिल्कुल प्रतिष्ठा प्राप्त थी। दास प्रथा ह्रासमान थी, मतलब दास प्रथा का उस समय ह्रास हो चुका था, बिल्कुल नहीं, अपने चरम पे थी, ये तो गलत होगा। राजनीतिक समूह थे, बिल्कुल थे। श्रम विभाजन था, हाँ बिल्कुल था। दास न्याय के लिए अपील करने योग्य थे, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तो कौन कौन सा हमारे इसमें राइट आया? एक तो पहला, दूसरा सी वाला, और तीसरा डी वाला। कौन सा मिल रहा है सीक्वेंस? ए सी डी, और ये हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है? सेकेंड वाले में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है जहां पर हम सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ मैंने पढ़ाई थी कि जब भी हम किसी के वहीं के वातावरण में जा करके, ठीक है, हम वहाँ पे गए, सहभागी अवलोकन कर रहे हैं, सामने से हम देख रहे हैं और वहाँ के वातावरण में रह करके प्रत्यक्ष अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष मतलब वहीं के वातावरण में रह करके फिर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? नृजाति वर्णन कहेंगे।
थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। एथनोग्राफी जिसको बोलते हैं वो ये है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जैविकीय यौनिकता के निर्धारक हैं जो जेंडर के परीक्षण में संगत हैं। तो जैविकीय कौन से कारक हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल बॉडी होती है उसमें से कौन से कारक हैं जिसके बेस पे जेंडर का परीक्षण होता है। तो बायोलॉजिकल पूछ रहा है ना, तो प्रजनन अंग पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हार्मोनल जो सिचुएशन होती है कि किस तरीके के हार्मोन्स उसके शरीर में हो रहे हैं, इससे उसका जो मेंटल है वो डिसाइड होता है। फिर गौड़ लैंगिक विशिष्टताएं, कुछ जो अदर जो बायोलॉजिकल क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी इसमें देखी जाती हैं। जो लैंगिक पट्टी है और व्यावसायिक सूचकांक है ये इसमें नहीं देखा जाता है, तो ACD राइट हो जाएगा। ACD किस में से राइट है, पहला ही करेक्ट है आपका, जो पहला ऑप्शन है वही राइट है, ए हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर से बुक्स को मैच करना है और एक तरफ आपके जो थिंकर हैं। अब ये जो इसमें से एक जो बुक है ये पिछली बार भी पूछी गई थी, तो आपको आई होप याद होगी, तो ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी इधर दिया हुआ है, ऑस्कर लेविस, गरीबी की संस्कृति किसने दिया था, आपने 1000 बार पढ़ा होगा, इजीली आप कर पाएंगे। अर्बनिज्म यानी कि नगरवाद किसने दिया था, लुइस बिर्थ ने दिया था, ये भी आपको क्लियरली पता होगा। फिर आपके 2 मैच हो गए, तो ए का हम पहले देखेंगे 2 और डी का जिसमें हमारा मैच कर रहा, सॉरी बी का मैच कर रहा हो 4th, तो 2 और 4 हम सबसे पहले तो 2 के आधार पर मैच करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा पहला ही जो ऑप्शन है वो मैच कर गया कि ए का 2nd मैच कर रहा है, बी का 4th मैच कर रहा है, तो सी का 3rd एंड डी का 1 कौन सा हो जाएगा, सी का 3rd और डी का 1। तो जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा और जो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना और किस में अंतर नहीं किया है, ठीक है। संरचना और आपको बीच में भरना है, इसमें से किस में अंतर नहीं किया है। तो ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक संबंध और सामाजिक संघर्ष। तो देखिए जो ब्राउन थे, तो ब्राउन ने संरचना और सामाजिक संबंध इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, इन दोनों को लगभग सेम जो इनकी परिभाषा है उसमें सेम कर दिया है। तो सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंध में डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, संघर्ष की बात ही वो नहीं करते हैं, सामाजिक संज्ञान की बात वो नहीं करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात पार्सन्स करते हैं। तो कौन सा बचा ऑप्शन, ऐसे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बचेगा आपका सामाजिक संबंध राइट हो जाएगा। सामाजिक संरचना और सामाजिक संबंधों में विभेद नहीं किया है। हमारा 50th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 बांध भारत के सबसे विशाल बांध हैं, जो कि सबसे बड़े बांध हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़े बांध हैं वो है, एक तो आपका भाखड़ा जो नांगल बांध है, और एक आपका है जो टिहरी बांध है। तो देखिए एक तो भाखड़ा नांगल बांध है और दूसरा टिहरी, बी और सी यानी कि 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो 50 क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे न्यू है। आपको ऐसी ही ढेर सारी वीडियोज़ यूजफुल इन्फॉर्मेटिव आगे भी मिलती रहेंगी, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।